ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स किया था। अब हम लोग करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब बेसिकली चार साइड। ट्रायंगल तीन साइड का होता है, क्वाड्रिलेटरल चार साइड का होता है। जैसे ट्रायंगल में हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते थे कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में भी पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। जब आइडेंटिफाई करोगे तभी सही फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो क्वाड्रिलेटरल में पहले देख लो कितने टाइप से रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में दिया होता है कि कौन सा टाइप है, बट अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो सिंपल है। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल हैज ऑपोजिट साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल में चार साइड हो गए, ऑपोजिट साइड्स जो होगे वो इक्वल होगा। तो ये वाला साइड और इसके सामने ऑपोजिट ये वाला साइड इक्वल होगा, वैसे ही ये वाला साइड और इसके सामने ये ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल आइडेंटिफाई कैसे करने, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए और ऑल एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी भी एक साइड को लेंथ बोलोगे तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा, ब्रेथ होगा। वन साइड विल बी लेंथ, दी अदर विल बी ब्रेथ। अब ये अगर लेंथ है तो इसके सामने ये भी लेंथ होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये अगर ब्रेथ है तो इसके सामने ये भी ब्रेथ होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर, पेरीमीटर का सिंपल है सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब यहाँ पे मैं सम ऑफ ऑल द साइड्स करूँ, देखो ये एल है तो सामने वाला ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। अब सम ऑफ ऑल द साइड्स करोगे तो इन चारों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। जब मैं चारों को ऐड करूँगा तो ये होगा एल प्लस बी, फिर वापस एल प्लस बी। देखो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी बराबर एल कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो ये होगा 2L। बी कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो ये होगा 2B। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, L प्लस बी। तो इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं भी तो भी हम लोग पेरीमीटर का लॉजिक से तो कर ही सकते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला। और इसमें एक और चीज़ है डायगनल। जो आपका रेक्टेंगल का डायगनल होता है, अब देखो डायगनल मतलब जॉइनिंग ऑपोजिट टू वर्टाइसेस इज कॉल्ड अ डायगनल। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये जो होगा डायगनल 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, डी, मतलब डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर। ये क्या है, एल, और ये क्या है, बी। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा तो डी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें डी तुम्हारा क्या है, लेंथ ऑफ डायगनल। तो अगर डायगनल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने, एरिया, पेरीमीटर एंड डायगनल। हो सकता है किसी क्वेश्चन में डायगनल का यूज हो सकता है। रेक्टेंगल के बाद अगला आता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो ए, ये भी ए होगा, ये भी होगा, चारों साइड्स इक्वल हो गए। अब चारों साइड्स अगर इक्वल है तो इसमें अगर मैं लेंथ को भी ए मानूंगा, ब्रेथ भी ए होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर मैं ये करने जाऊंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए इंटू ए हो जाएगा। ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, ए सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4A आएगा। वैसे ही इसमें डायगनल अगर निकालना होगा तो डायगनल का सिंपल फॉर्मूला है A√2। फॉर्मूला क्या है, A√2। वापस ये डायगनल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर। ये भी ए है, ये भी ए है। तो डायगनल को सॉल्व करोगे तो ये आएगा A√2। अब यहाँ पे एरिया और डायगनल में भी एक रिलेशन है, डायगनल इज इक्वल टू √2 इंटू एरिया, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डायगनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया। डायगनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया। तो स्क्वायर में, सिर्फ स्क्वायर में डायगनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया। ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि अगर डायगनल दिया होगा तो एरिया निकालते आना चाहिए, या फिर एरिया पता है तो डायगनल निकालते आना चाहिए। स्क्वायर के बाद अगला होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आइडेंटिफाई कैसे करना है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, ये ऑपोजिट साइड्स, ये पैरेलल भी हो गए और इनके लेंथ्स इक्वल भी हो गए। वैसे ये जो साइड है और इसके सामने ये जो साइड है, ऑपोजिट साइड्स, ये पैरेलल हो गए आपस में और ये भी इक्वल हो गए। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम में एरिया का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, बेस इंटू हाइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेस किसको कंसिडर करें। तुम अगर इसको बेस कंसिडर कर रहे हो तो इसके परपेंडिकुलर जो भी होगा वो क्या होगा, हाइट। वैसे ही अगर तुम इसको बेस कंसिडर करोगे तो इसके परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ऑपोजिट वर्टेक्स, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हाइट होगा।
तो बेस किसी को भी मान सकते हो, जिसको बेस मानोगे उसका जो परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम द अदर वर्टेक्स, बेस के सामने जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाइट। तो बेस इंटू हाइट करोगे तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। फिर आता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस और स्क्वायर में फर्क है। स्क्वायर में चारों एंगल कंपलसरी 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, बट रोम्बस में ये जो चार एंगल हो गए कंपलसरी नहीं कि 90 डिग्री हो गए, इनका ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स का टोटल, रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है, एक तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस में जरूरी नहीं कि चारों एंगल्स 90 डिग्री हो। अब रोम्बस का अगर एरिया निकालना है तो दो अलग अलग फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब पहला डायगोनल, D2 मतलब दूसरा डायगोनल। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ओनली इफ बोथ द डायगोनल्स आर गिवन, ओनली इफ बोथ द डायगोनल्स आर गिवन। और याद रखना डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हाफ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मान लो मैं यहाँ पे एक रोम्बस बनाता हूँ, इसके चारों साइड्स इक्वल हो गए और इसके जो डायगोनल्स हो गए, इसके जो डायगोनल्स हो गए, लेट्स से ये पहला डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। ये जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक करते मतलब इक्वल इक्वल में बांटेंगे। तो अगर ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल, इसका लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट मतलब आधे में कट होगा, तो 10 का आधा क्या होगा, 5 होगा। तो ये पार्ट 5 होगा, ये पार्ट 5 होगा। वैसे ही अगर ये जो डायगोनल है, मान लो अज्यूम करो कि ये डायगोनल 12 सेंटीमीटर है, अज्यूम करो कि ये डायगोनल 12 सेंटीमीटर, 12 नहीं, चलो अभी के लिए 8 ले लो। मान लो अज्यूम करो कि ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब 8 का आधा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, तो ये 4 होगा और ये 4 होगा। और जो भी डायगोनल्स हो गए दे मीट एट राइट एंगल, दे मीट एट राइट एंगल। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो 90 डिग्री के सामने जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपको दो साइड्स पता है 5 और 4, तो पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। और हाइपोटेनस मतलब ही आपका रोम्बस का साइड हो जाएगा। तो रोम्बस का अगर एक साइड आ गया, चारों साइड तो सेम ही होते हैं। तो अगर दो डायगोनल्स पता है, अगर दो डायगोनल्स पता है तो हम लोग रोम्बस का साइड भी निकाल सकते हैं। कैसे, प्रॉपर्टी से कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो दोनों डायगोनल्स हाफ हाफ में कट करो और एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा उस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो आपको हाइपोटेनस मिलेगा, और आपका हाइपोटेनस क्या होगा, रोम्बस का साइड। पर फॉर्मूला वैसे भी क्या होगा, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 हाफ इंटू D1 D2। तो अगर दोनों डायगोनल्स पता है तो एरिया के लिए फॉर्मूला। अब दूसरा एक और फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब ये जो फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, ये हमने कहीं पे तो भी देखा, कहाँ पे, पैरेललोग्राम में। ऑल रोम्बसेस मतलब रोम्बसेस कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेललोग्राम। सारे जो रोम्बस होते हैं, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। तो रोम्बस में आप पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बेस इंटू हाइट। तो अगर दिया है क्वेश्चन में रोम्बस का बेस दिया है और रोम्बस का हाइट दिया है, तो फिर डायगोनल के बारे में मत सोचो। रोम्बस के अगर दोनों डायगोनल्स दिए होंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट अगर रोम्बस का बेस और हाइट दिया है तो डायरेक्टली बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस के लिए फॉर्मूला एक सेम है, बेस इंटू हाइट। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, सो समटाइम्स एरिया कैन ऑल्सो बी यूज्ड, एरिया कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग बेस इंटू हाइट। तो रोम्बस के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट ये कब लगाना है, अगर दोनों बेस और हाइट दिया है। अगर दोनों डायगोनल्स दिए तो ऑब्वियसली हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये हो गया आपका रोम्बस। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं और बाकी के दो साइड्स नॉन पैरेलल, बाकी के दो साइड्स नॉन पैरेलल। जैसे यहाँ पे ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, पैरेलल मतलब एकदम सेम डायरेक्शन है, बट ये दोनों साइड्स आर नॉन पैरेलल क्योंकि ये आगे जाके कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। इनको एक्सटेंड करोगे तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं और बाकी के दो साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं, तो इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम ऐसे आइडेंटिफाई करना। अब ट्रेपेजियम में एरिया का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो भी आपके पैरेलल साइड्स है उनका सम। जैसे ये जो एग्जांपल है इनमें पैरेलल साइड्स कौन से, एक तो ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों का सम क्या होगा, a प्लस बी। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाफ इंटू a प्लस बी, क्योंकि इंटू क्या करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट मतलब बेसिकली दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हाइट बोले। नॉन पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हाइट नहीं लेना है। जो आपके पैरेलल साइड्स है उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको क्या बोलना है, हाइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ
इंटू सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंस इंटू हाइट, और नीचे लिख दिया हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल सेट्स। तो ये आपका हो गया ट्रेपेजियम। तो टोटल 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स। पहला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया क्या होगा एल इंटू बी, पेरीमीटर क्या होगा ट्वाइस एल प्लस बी, और रेक्टेंगल में डायगनल क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर, स्क्वायर में एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, पेरीमीटर 4a, डायगनल का और एरिया का रिलेशन हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज मत करो, ये वाला बेटर है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया। और डायगनल निकालना कैसे, ए रूट टू, ए मतलब आपका स्क्वायर का साइड, ए मतलब स्क्वायर का साइड, तो स्क्वायर का साइड इंटू रूट टू करोगे तो क्या आएगा डायगनल। उसके बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में सिंपल फॉर्मूला था बेस इंटू हाइट। रोम्बस, रोम्बस में दो फॉर्मूला है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, दोनों डायगनल्स अगर पता है तो डायगनल का फॉर्मूला डी वन डी टू वाला, बट अगर बेस और हाइट दिया है रोम्बस का तो बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब मान लो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है जो इन पांचों में फिट नहीं होता है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना पैरेललोग्राम है, ना ट्रेपेजियम है। तो इफ नन ऑफ द अबव शेप्स फिट्स तो हम लोग जनरल या फिर रैंडम क्वाड्रिलेटरल मानेंगे उसको। क्या मानना है रैंडम क्वाड्रिलेटरल। अब रैंडम क्वाड्रिलेटरल में अगर एरिया निकालना है तो दो अलग अलग टाइप से। पहला टाइप, पहला केस, व्हेन वन डायगोनल एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द अदर टू वर्टिसेस आर गिवन। इसका मतलब क्या, मैं तुमको समझाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब ना ये पैरेललोग्राम है, ना ट्रेपेजियम है, ना रोम्बस है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है। तो इसका अगर तुमको एरिया निकालना है तो इसमें दो केस होते हैं। केस वन, अगर आपको एक कोई भी डायगोनल पता है, अगर आपको एक डायगोनल पता है और उस डायगोनल का ये जो डायगोनल है ये इन दो वर्टेक्सेस को ज्वाइन कर रहा है, तो इन दोनों के अलावा बाकी जो वर्टेक्स है अगर वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, मतलब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका केस वन क्या है कि आपको एक डायगोनल पता होना चाहिए और उस डायगोनल का बाकी के दो वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पता है तो हम लोग केस वन लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे केस वन में क्या लिखा है, व्हेन वन डायगोनल, एक डायगोनल आपको पता है एंड परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अदर टू वर्टाइसेस आर गिवन। तो आपको डायगोनल पता है और उस डायगोनल का बाकी दोनों वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पता है तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ, अब ये सब नहीं पढ़ना है, ये प्रूफ है, हाफ इंटू वन डायगोनल, जो डायगोनल दिया है वो, इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग टू वर्टाइसेस, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स। मतलब जैसे ये एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूं, लेट्स से इसमें ये जो डायगोनल है, मान लो आपको डायगोनल का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, ये जो एक परपेंडिकुलर है, पहले परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है लेट्स से 2 सेंटीमीटर, और ये जो दूसरा परपेंडिकुलर है लेट्स से ये दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। तो यहाँ पे हाफ इंटू डायगोनल कितना है 10 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, आपके दो परपेंडिकुलर्स है 2 और 3, उनका सम कितना होगा 2 + 3 5, तो हाफ इंटू 10 इंटू 5, तो 2 वन ज़ा 2 5 ज़ा, तो 5 इंटू 5 25, तो एरिया कितना हो जाएगा 25। ये पहला केस है जहाँ पे आपको एक डायगोनल दिया है और दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी। अब दूसरा केस एक और हो सकता है, when the diagonals intersect each other at right angles। अगर आपको दोनों डायगोनल्स दे दिए, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है उसके दोनों डायगोनल्स दे दिए और दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पे मीट करें, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बोथ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो उसमें फॉर्मूला डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। अब ये फॉर्मूला कहीं पे दिखा हुआ लग रहा है, कहाँ पे, रोम्बस में, क्योंकि रोम्बस में भी क्या होता था, दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते थे, तो वहाँ पे भी हम लोग हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू करते थे। तो अगर एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है विच इज़ नॉट अ रोम्बस, बट उसके अगर दो डायगोनल्स पता है, उसके अगर दो डायगोनल्स पता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, बट ये दोनों डायगोनल्स का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये हो गया आपके सारे फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स में अब ये जो फर्स्ट टू क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसके सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी डी 90 डिग्री है, ट्राइंगल बी सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर एंड ए डी 26। पहले तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें ए बी सी डी, उसमें एंगल ए बी डी कितना होना चाहिए 90 डिग्री। एंगल ए बी डी मतलब ये जो बीच में लिखा होता है ना, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल ए बी डी मतलब बी एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री।
देखो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, रैंडम क्वाड्रिलेटरल, कोई भी, मुझे नहीं पता इसका शेप क्या है, तो एक मैंने रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी। एंगल ए बी डी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ए बी डी मतलब ए से बी जाओ और बी से डी जाओ, तो ये जो बीच में एंगल बना ए बी डी, ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो अभी मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ और ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ट्रायंगल बी सी डी, अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं ट्रायंगल बी सी डी कौन सा है। ट्रायंगल बी सी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बोल दिया है कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो ये 24 होगा, ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा। एंड ए डी कितना दिया है? 26, तो ए डी को मैं मार्क कर रहा हूँ 26। तो ये आपका डायग्राम बन गया। हमें ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब हमको पता ही नहीं है कि ये कौन सा शेप है, तो शेप अगर नहीं पता है तो हमको वो जनरल मतलब रैंडम क्वाड्रिलेटरल के केस में जाना चाहिए। उसमें दो केस थे, एक डायगोनल पता होना चाहिए और दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होने। यहाँ पे आपको डायगोनल तो पता है, बट इस डायगोनल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाकी दोनों वर्टेक्स से पता है क्या? नहीं, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फॉर्मूला लग ही नहीं सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दो, एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। अब देखो आप नोटिस करोगे तो ये ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर है तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बराबर। तो इसका भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले इजी वाला पार्ट कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब बी सी डी का एरिया। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ, एरिया ऑफ बी सी डी। अब बी सी डी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका साइड कितना दिया है? 24, तो इंटू 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4, 24 का स्क्वायर होता है 576, 4 × 1 4 × 1 44, तो ये हो जाएगा 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बी सी डी। अब हमें किसका एरिया निकालना है? ए बी डी। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो अगर ये हाइपोटेन्यूस है, अगर ये हाइपोटेन्यूस है मतलब ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइट होगा, बराबर। ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हमने पिछले इसमें देखा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो तो हाइपोटेन्यूस होता है, तो उसको हम लोग बेस और हाइट नहीं मानेंगे। तो बचा हुआ ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो हमको बेस तो पता चल गया 24 है, बट हाइट, हाइट पता है क्या? नहीं पता है। हाइट कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि दो साइड पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस मतलब 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस, देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस ये ए बी का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर विल बी 676, 24 का स्क्वायर विल बी 576 प्लस ए बी का स्क्वायर। 576 ये आएगा तो माइनस होगा, 676 माइनस 576 विल गिव यू 100 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट, तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब आपके डायग्राम में ये जो ए बी है ये कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया इजी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है। तो बेस 24, हाइट 10। तो अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 24 इंटू हाइट 10। 2 1 जा 2 12 जा 12 10 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया मतलब ए बी डी का एरिया और बी सी डी का एरिया इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। मतलब मुझे बी सी डी का जो एरिया था और ए बी डी का जो एरिया है इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। देयरफॉर
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 120 प्लस 144 रूट थ्री। 120 वैसे ही रहेगा प्लस 144 इंटू रूट थ्री का वैल्यू कितना पुट करना है 1.732। 1.732। अब आपको क्या करना है 144 को मल्टीप्लाई करना है 1.732 से, इसका जो भी आंसर रहेगा उसमें क्या ऐड करना है 120। तो मैं यहाँ पे रफ में कैलकुलेशन कर रहा हूँ 1.732 इंटू 144। 1732 इंटू 144। 4 टू ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29। तो ये आएगा 6 8 2 9 6। फिर आएगा 2 3 7 1। इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 8 10 1 कैरी फॉरवर्ड, 14 1 कैरी फॉरवर्ड, 19 1 कैरी फॉरवर्ड, 14 1 कैरी फॉरवर्ड, 249408। अब यहाँ पे 1.732 था, मतलब 3 के पहले डेसिमल, तो मुझे यहाँ पे 3 के पहले डेसिमल देना है। तो ये कितना होगा 249.408। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 249.408। अब 249.408 प्लस 120 करोगे तो ये आएगा 369.408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन था इसमें क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, और ना ही हम लोग जनरल फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि जनरल फॉर्मूला में हमने देखा था दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, आपको एक डायगोनल पता होना चाहिए और उस डायगोनल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होने चाहिए, या फिर आपको दोनों डायगोनल पता होने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसमें तो हमको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एक ही डायगोनल पता था, दो डायगोनल पता ही नहीं थे, तो केस टू तो नहीं हो सकता है। और उस डायगोनल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता थे क्या, वो भी नहीं पता थे, तो केस वन भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमने क्या किया, दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोनों के एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर दिया, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 32 है, AD 24 है, एंगल A 90 डिग्री है, BC और CD कितना दिया है 52। पहले तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया। अब मैंने यहाँ पे बनाते वक्त रेक्टेंगल जैसा बनाया, बट ऐसा जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए एक काम करते हैं रैंडम शेप बनाते हैं। ठीक है, तो ABCD। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, AB कितना होना चाहिए 32। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, AD कितना होना चाहिए 24। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, एंगल ए कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए को मैं मार्क कर रहा हूँ 90 डिग्री। फिर क्या बोला है, BC और CD कितना होना चाहिए 52। BC आपका 52, CD भी आपका 52। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर नहीं हो सकता है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होने चाहिए। पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें पैरेलल साइड चाहिए होते हैं। ट्रेपेजियम भी नहीं है, रोम्बस भी नहीं। तो ये कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं, तो इसको जनरल क्वाड्रिलेटरल मानना पड़ेगा। जनरल क्वाड्रिलेटरल में आपको या तो एक डायगोनल पता होने चाहिए या फिर दोनों डायगोनल पता होने चाहिए। अब डायगोनल्स भी नहीं पता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे ट्रायंगल को वापस दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स में स्प्लिट हो जाएगा। अगर हमने ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर लिया, अगर ये दो अलग ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट अगर हमने कर लिया, दोनों को ऐड करोगे तो आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। उसमें ये वाला जो ट्रायंगल है ये तो क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया तो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। इसमें बेस क्या होगा 32, हाइट क्या होगा 24, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हम लोग यूजुअली बेस और हाइट नहीं मानते। तो इसका तो एरिया आ जाएगा, बट जब इसका एरिया निकालना है, इसमें आपको दो साइड पता है, क्या ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस तो ये होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आपका अनइक्वल साइड होता है, अनइक्वल साइड, इक्वल साइड नहीं है, अनइक्वल साइड जो होता है उसको हम लोग बेस कंसिडर करते हैं। ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल में। तो ये तो बेस हो जाएगा, और हाइट क्या होगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो हाइट। अब देखो ये 24 है, ये 32 है, तो क्या यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या,
90 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो पहले तो मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये हाइपोटेन्यूज मतलब बी डी, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर का एडिशन, मतलब 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब मैं रफ में 32 का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो स्क्वायर कैलकुलेट करने का भी एक मैट्रिक समझा रहा हूँ तुमको। 32 का स्क्वायर अगर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 3 का स्क्वायर है तो 9 होता है, 9 नहीं लिखना है, 09 लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो क्या लिखना है 04। और उसके बाद क्या करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा 6, और 6 का डबल करना है, 6 का डबल कितना होगा 12। तो यहाँ पे बीच में लिख दो 12 और इन सबको ऐड करो। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4, 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 0 1। तो 32 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1024 प्लस 24 का स्क्वायर 576। अब 1024 प्लस 576 विल गिव मी 1600। कितना आएगा ये 1600। अब बी डी स्क्वायर आपका 1600 है, तो बी डी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1600। 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 40। मतलब आपके डायग्राम में ये जो बी डी है ये कितना हो जाएगा 40। मतलब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका बेस कितना है 40। अब हाइट निकालना है हमको पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम लोग हाइट ड्रॉ करते हैं तो हाइट बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और हाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होगा। 40 को अगर मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो वो कितना होगा, ये पार्ट 20 होगा, ये पार्ट 20 होगा। अब क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यस, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने जो होगा वो क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है 52, तो 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर। बाकी दो मतलब एक तो ये 20 प्लस इसका स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा हाइट फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे 52 का स्क्वायर करना है तो वापस सेम लॉजिक, 52 का अगर स्क्वायर करना है तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, ऑलरेडी 2 डिजिट है तो 25 लिखो। 2 का स्क्वायर 4 होता है बट मुझे 2 डिजिट में लिखना है तो मैं 4 नहीं लिखूंगा 04 लिखूंगा। नेक्स्ट 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 का डबल करोगे कितना आएगा 20, तो बीच में 20 लिखना है। अब इनको ऐड करो, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 7 और 2 7, तो ये आएगा 2704 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 प्लस एच स्क्वायर। 400 यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 2704 माइनस 4। सो 400 अगर यहाँ आएगा, 400 अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो 2704 माइनस 400 विल गिव यू 2304 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे h विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2304 विच विल बी 48। तो यहाँ पे हमको h का वैल्यू मिल गया, तो h मतलब आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 48। तो अब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका आपको बेस भी पता है हाइट भी पता है, तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका भी बेस पता है इसका भी हाइट पता है, तो इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। और दोनों एरिया को जब ऐड करोगे तो आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। तो पहले अभी मैं राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी डी का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपका बेस कितना है 32 और हाइट कितना है 24, 32 इंटू 24, तो दिस विल बी 2 इंटू 1 2 इंटू 16, तो 24 इंटू 16, 16 4 ज़ा 64, 6 कैरी 16 2 ज़ा 32 प्लस 6 384। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है अब इसका एरिया निकालेंगे विच इज बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी हाफ इंटू इसके लिए बेस कितना है, बेस इसका 40 है और हाइट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, आइसोसेलेस का हाइट हमने कितना कैलकुलेट किया था 48, तो ये होगा हाफ इंटू 40 इंटू 48, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 20, 48 इंटू 20 960,
इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल एरिया मिलेगा। तो 960 प्लस 384, तो ये आ जाएगा 4, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 3/5 किलोमीटर्स। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन स्क्वायर मीटर्स। हमको कैलकुलेशन किस में करना है, मीटर्स में, बट ये पेरीमीटर किस में दिया है, किलोमीटर्स में। तो पहले किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर्स। तो अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर दिया था, कितना दिया था, 3/5 किलोमीटर। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। 5 × 1 5 × 200, 200 × 3 कितना होगा, 600 मीटर्स। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 600 मीटर्स। हमने मीटर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमको सारे कैलकुलेशन किस में करने हैं, मीटर्स में। कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है, और यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। विड्थ मतलब ही ब्रेड्थ होता है, विड्थ मतलब ही ब्रेड्थ होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ इज ट्वाइस दी विड्थ, विड्थ मतलब ही ब्रेड्थ। मतलब अगर आपका ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितना होगा, 2 टाइम्स ब्रेड्थ, मतलब कितना होगा, 2x बराबर। और क्वेश्चन में इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया है, 600 मीटर दिया है। जो किलोमीटर में दिया था हमने मीटर में कन्वर्ट किया 600। रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस इंटू L+B, और पेरीमीटर दिया कितना है, 600। यहाँ पे L की जगह पे क्या लिखूँ मैं, 2x, और B की जगह पे क्या लिखूँ, x। तो ये हो जाएगा ट्वाइस, L कितना है, 2x, प्लस ब्रेड्थ कितना है, x, इज इक्वल टू 600। 2x प्लस एक्स कितना होगा, 3x होगा। 2x प्लस एक्स कितना होगा, 3x। तो ये होगा 2 × 3x इज इक्वल टू 600। 2 × 3x कितना होगा, 6x इज इक्वल टू 600। तो x कितना आ जाएगा, 600/6। ये 6 वहाँ जाएगा, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 600/6 कितना होगा, 100। अब देखो x तो आ गया, लेंथ हमारा कितना होना चाहिए, सॉरी लेंथ कितना होना चाहिए, 2x, और ब्रेथ कितना होना चाहिए, x। x अगर हमारा 100 है, मतलब ब्रेथ जिसको हमने x माना था, ब्रेथ जिसको x माना था वो कितना होगा, 100, और लेंथ जिसको हमने 2x माना था वो कितना होगा, 200। अब लेंथ और ब्रेथ आ गया, हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू, ये देखना, ये मीटर में है, ये भी मीटर में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका 200 है, ब्रेथ आपका 100 है। तो 200 × 100, 2 × 1 2, 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। ये 2 0, ये 2 0, तो टोटल कितने जीरो लगेंगे, 4 0। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, 20,000 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, रेक्टेंगुलर प्लॉट 85 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ कितना है, 85 मीटर, ब्रेथ कितना है, 60 मीटर। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ जिसका लेंथ 85 है और ब्रेथ 60 है। इट्स टू बी कवर्ड विद ग्रास, तो इसको ग्रास से कवर करना है, लीविंग अ पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड ऑल अराउंड। पूरे को ग्रास से कवर नहीं करना है, हमें 5 मीटर वाइड ऑल अराउंड 5 मीटर का एक पाथ छोड़ना है। 5 मीटर का पाथ सिर्फ ऊपर या सिर्फ राइट में या सिर्फ लेफ्ट में या सिर्फ नीचे, ऐसे नहीं करना है। 5 मीटर सब जगह पे छोड़ना है। मतलब यहाँ से मुझे 5 मीटर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से भी 5 मीटर छोड़ना पड़ेगा, नीचे से भी 5 मीटर छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से भी 5 मीटर छोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली जब मैं हर जगह से 5 मीटर छोड़ूंगा, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, 5 मीटर छोड़ने के बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको हमें ग्रास से कवर करना है। किससे कवर करना है, ग्रास से कवर करना है। तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है इसको हमें ग्रास से कवर करना है।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता, दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज टू बी कवर्ड विद ग्रास आफ्टर लिविंग अ पाथ ऑफ 5 मीटर ऑल अराउंड। तो यहाँ पे 5 5 5 5 हर जगह पे 5 5 छोड़ के फिर जो बीच में बचेगा उसको हमें ग्रास से कवर करना है। फाइंड द एरिया टू बी लेड विद ग्रास, मतलब हमें किसका एरिया निकालना है, ग्रास का एरिया। तो ये जो ग्रास वाला प्लॉट है ये भी तो रेक्टेंगल होगा। ओरिजिनल अगर ये रेक्टेंगल था, इसमें से 5 5 छोड़ोगे तो ये जो बचेगा ये भी तो रेक्टेंगल होगा। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो पहले इसके डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। अब देखो एकदम सिंपल है, ये पूरा कितना था 85, ये पूरा 85 है। 85 में अगर मैं लेफ्ट साइड में 5 छोड़ूंगा और राइट साइड में 5 छोड़ूंगा, मतलब 85 में से मुझे 5 और 5 टोटल 10 सब्ट्रैक्ट करना है। 85 में से अगर मैंने ये 5 और ये 5 टोटल 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचता कितना है 75। मतलब ये जो ग्रास प्लॉट है इसका अगर मैं डायमेंशन लिखूँ तो ये डायमेंशन कितना होगा 75। कैसे आया 75, ये पूरा 85 था, उसमें से 5 यहाँ पे ड्रॉप कर दो, 5 यहाँ पे छोड़ दो, 5 और 5 10 छोड़ दिया, 85 से 10 गया 75। वैसे ही ये पूरा कितना था 60, उसमें यहाँ पे 5 छोड़ दिया और नीचे 5 छोड़ दिया, ऊपर 5 नीचे 5, 60 में से ऊपर का 5 नीचे का 5 गया तो बचा कितना 50 बचा। तो ये पूरा पोर्शन, ये बीच का पोर्शन कितना होगा 50। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन में ये वाला पोर्शन कितना होगा 50। तो ये जो हमारा ग्रास प्लॉट है, ये जो ग्रास प्लॉट है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ आ गया 75, ब्रेथ कितना आ गया 50। तो यहाँ पे हम लोग ग्रास पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रास पोर्शन इज इक्वल टू लेंथ 75 और ब्रेथ 50। अब 75 इंटू 50 करना है तो पहले 75 इंटू 5 करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 375, बट 50 था तो एक जीरो आगे लगेगा, तो ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम से आपको फिगर आउट हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ का मतलब ये आपका विड्थ होता है, तो लेंथ आपका 6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है, फाइंड दी हाइट ऑफ ट्रायंगल। हमें हाइट किसका निकालना है, ट्रायंगल का, हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया इज 3 टाइम्स द रेक्टेंगल। अब देखो हमें बेस किस, सॉरी हमको हाइट किसका निकालना है, ट्रायंगल का, और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ किसका दिया है, रेक्टेंगल का। तो दो अलग अलग शेप्स है। बोला क्या क्वेश्चन में, फाइंड दी हाइट ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया इज 3 टाइम्स दी रेक्टेंगल। तो जो हमारा ट्रायंगल है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इज 3 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है। अब अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका लेंथ इंटू उसका ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 3 करोगे तो ये आएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया आ गया, ट्रायंगल का एरिया हमको पता चल गया, ट्रायंगल का क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है, तो क्या हम लोग एरिया के फॉर्मूला से हाइट निकाल सकते हैं, बराबर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी अभी कितना है 72, हाफ इंटू ट्रायंगल का बेस कितना दिया था 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू हाइट हमें नहीं पता, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 जो यहाँ पे h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो h विल बी 72 अपॉन 3 विच इज़ 24 सेंटीमीटर। तो हमारा ट्रायंगल का हाइट कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया, उसका 3 टाइम्स किया तो ट्रायंगल का एरिया आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या वाला था, फाइंड दी हाइट ऑफ ट्रायंगल हुज एरिया इज 3 टाइम्स दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर ट्रायंगल का एरिया आ गया तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया पता है, बेस भी पता है, तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, हाइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वरांडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ इज 3 मीटर्स मोर देन ब्रेथ। तो जितना भी ब्रेथ है उससे 3 मीटर ज़्यादा आपका लेंथ है, तो लेंथ क्या होगा
ब्रेथ प्लस 3 मीटर या फिर 3 मीटर प्लस ब्रेथ। अगर मैं ब्रेथ को x कंसिडर करता हूँ तो लेंथ क्या होगा 3 प्लस एक्स, क्योंकि लेंथ क्या है 3 प्लस ब्रेथ। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये क्वेश्चन में खुद दिया उन्होंने कि एरिया और पेरीमीटर का वैल्यू सेम है। रेक्टेंगल का हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल के अगर डायमेंशंस निकालने मतलब हमको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी। ये रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ के लिए यहाँ पे हम लोग लेंथ कितना पुट करेंगे 3 प्लस एक्स और ब्रेथ कितना पुट करेंगे एक्स। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स इंटू एक्स, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना होगा 3 प्लस एक्स प्लस ब्रेथ कितना होगा एक्स। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन करोगे 3 इंटू एक्स दिस विल गिव यू 3x प्लस x इंटू एक्स दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वैसे ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर 3 का तो कुछ नहीं कर सकते बट लाइक टर्म्स x और x प्लस एक्स मिलके कितना होगा 2x। ये 3x वैसे ही रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 प्लस 2 इंटू 2x कितना आएगा 4x। फाइनली 4x जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वो यहाँ के माइनस होगा। ये देखो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, पहले मैं एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख रहा हूँ। यहाँ पे 3x है बट 4x यहाँ के माइनस होगा तो ये होगा 3x माइनस 4x। 3x माइनस 4x नेट कितना होगा माइनस एक्स। ये जो राइट साइड में 6 है ये अगर यहाँ आएगा तो ये भी माइनस होगा तो -6 इक्वल टू 0। अब ये कौन सा टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x के 2 वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पे हमें किसके फैक्टर्स फाइंड करना है, -6 के फैक्टर्स। तो अगर मैं यहाँ पे -6 के फैक्टर्स लिखूँ तो 2 फैक्टर्स हो गए 2 और -3, ताकि 2 इंटू -3 कितना होना चाहिए -6 और 2 -3 करके कितना आना चाहिए -1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब पहले दो में क्या कॉमन है x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2। फिर इनमें क्या कॉमन है -3, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट होगा x प्लस 2, दूसरा होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये जो +2 है, +2 वहाँ जाएगा तो क्या होगा -2, तो यहाँ से x का वैल्यू -2 आएगा। -3 वहाँ जाएगा तो क्या होगा +3, तो यहाँ पे x का वैल्यू ऑल्टरनेटिवली क्या आएगा 3। अब x के 2 वैल्यूज आ रहे हैं -2 और 3। हमने x क्या कंसिडर किया था, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग x का वैल्यू -2 ले सकते हैं क्या, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x कैन नॉट बी नेगेटिव, x कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x का है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग x का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे विच इज़ 3। अब x 3 है, हमने ब्रेड्थ क्या कंसिडर किया था x, मतलब 3 हो जाएगा ये। वैसे ही लेंथ हमने क्या लिया था, ये मीटर्स में था ना, मीटर्स में, सेंटीमीटर नहीं मीटर होना चाहिए। लेंथ क्या था x प्लस 3, तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन 9 होमवर्क में ट्राई करना है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज डायगोनल इज 15 मीटर्स। अब देखो स्क्वायर में एक फॉर्मूला हमने देखा था, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया। ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है स्क्वायर में। देखो आप फॉर्मूला के पीडीएफ में अगर जाओगे, स्क्वायर वाले सेक्शन में अगर जाओगे तो यहाँ पे देखो हमने लिखा था डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया। अब देखो क्वेश्चन में अगर डायगोनल दिया है तो हम लोग डायगोनल को यूज़ करेंगे। डायगोनल क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट हुज डायगोनल इज 15 मीटर्स। तो आपका डायगोनल मतलब डी कितना है 15। तो यहाँ पे अगर मैं 15 लिखूंगा तो डी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू
एरिया। अब 15 का स्क्वायर विल बी 225 इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया। तो 2 अगर यहाँ आएगा तो 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा 225 अपॉन 2 विच इज़ 112.5 मीटर स्क्वायर। कैसे, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 225 अपॉन 2, ये तो आ गया आपका एरिया। अब हमको पेरीमीटर भी निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के लिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, जो भी आपका साइड होगा वो आपका 4 से मल्टीप्लाई करना है तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब साइड कैसे निकालना है, देखो हमारा एरिया कितना है 112.5 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर में क्या होता है ए स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एरिया कितना है 112.5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 112.5। देयरफॉर पेरीमीटर अगर कैलकुलेट करोगे, पेरीमीटर दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ ए, मतलब 4 अंडर रूट 112.5, क्योंकि हमारा ए का वैल्यू कितना आया था 112.5। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे डायगनल वाला, ये याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, क्योंकि अगर डायगनल दिया है तो हम लोग डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला की जगह पे ये याद रखो बेटर रहेगा। डायगनल इज इक्वल टू टू सॉरी डी स्क्वायर, मतलब डायगनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द लॉन। ये जो शेड किया हुआ रीजन है दिस रिप्रेजेंट्स अ लॉन इन द फॉर्म ऑफ अ हाउस। ऑन 3 साइड्स ऑफ द लॉन देर आर फ्लावर बेड्स। ये जो आपका लॉन है इसके 3 साइड्स पे, मतलब लेफ्ट पे, टॉप पे और राइट पे, यहाँ पे फ्लावर बेड्स है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन फ्लावर बेड है, हैविंग यूनिफॉर्म विड्थ 2 मीटर। तो ये जो फ्लावर बेड है इसका विड्थ हर जगह पे कितना है 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लॉन। लॉन मतलब ये पोर्शन, इसका हमें लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करना है। अब देखोगे क्वेश्चन में ये पूरा कितना दिया है 30 मीटर्स, ये पूरा कितना दिया है 30 मीटर्स। 30 में से यहाँ का 2 अगर मैं हटा दूंगा और यहाँ का 2 अगर मैं हटा दूंगा तो मुझे लॉन का लेंथ मिलेगा बराबर। देखो ये जो पूरा है ये पूरा कितना है 30, ये पूरा कितना है 30। इसमें से अगर मैं ये वाला 2 माइनस करूँ और ये वाला 2 माइनस करूँ तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये मुझे लॉन का लेंथ मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर मुझे लॉन का लेंथ निकालना है, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट में लेंथ इज इक्वल टू 30 -2 तो ये आ जाएगा 26 मीटर। अब ब्रेड्थ भी निकालना है हमको, ये जो लॉन है इसका ब्रेड्थ मतलब ये वाला पोर्शन, ये इसका ब्रेड्थ है, ये भी कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में ये पूरा कितना दिया है 12 मीटर्स। 12 में से अगर मैं ऊपर का 2 कैंसिल आउट करूँगा, ऊपर का 2 माइनस करूँगा तो मुझे ये बचा हुआ पोर्शन मतलब ब्रेड्थ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 -2, तो ये आएगा 10 मीटर्स। तो ये किसके डायमेंशंस आ गए आपके लॉन के डायमेंशंस, 26 मीटर और 10 मीटर्स। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये होगा 26 और ये वाला पार्ट हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या बचा है, हेंस और अदरवाइज फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स। एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स मतलब बेसिकली ये एरिया, ये आपके जो है ये पूरा एरिया आपका फ्लावर बेड्स का है। अब अगर ये एरिया आपको निकालना है फ्लावर बेड्स का है तो बहुत सिंपल है, ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसका एरिया कैलकुलेट करो और इसमें से ये जो लॉन है इसका एरिया माइनस कर दो, इसका एरिया माइनस करना है तो आपको ये बाहर का बचा हुआ पोर्शन मतलब एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आउटर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा। तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले आउटर रेक्टेंगल, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। आउटर रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 30 और ब्रेथ कितना है 12। तो लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए, तो 30 इंटू 12 दिस विल गिव यू 360 मीटर स्क्वायर। वैसे ही अब हम लोग लॉन का एरिया निकालेंगे। लॉन के लिए डायमेंशंस अभी अभी हमने निकाले थे, लॉन का लेंथ कितना था 26 और लॉन का ब्रेथ कितना था 10। तो लॉन के लिए अगर एरिया निकालना है तो वापस लेंथ इंटू ब्रेथ 26 इंटू 10 ये आ जाएगा 260 मीटर स्क्वायर। तो
बड़े रेक्टेंगल में से, मतलब आउटर रेक्टेंगल में से अगर मैं लॉन का एरिया माइनस कर दूं तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है फ्लावर बेड्स, इसका एरिया मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू आउटर रेक्टेंगल का एरिया मतलब 360 माइनस लॉन का एरिया मतलब 260, तो 360 माइनस 260 विच विल बी 100 मीटर स्क्वायर। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? अ फ्लोर विच मेजर्स 15 मीटर इंटू 8 मीटर, मतलब एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसका लेंथ 15 मीटर है और ब्रेथ 8 मीटर है, इज टू बी लेड विथ टाइल्स, मतलब वो जो फ्लोर है उसके ऊपर हमें टाइल्स रखने हैं, उसके ऊपर हमें क्या रखने हैं? टाइल्स रखने हैं। मेजरिंग 50 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले तो ये मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो बेटर है कि सबको एक यूनिट्स में कन्वर्ट करो। तो ये जो मीटर है इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो फ्लोर है, फ्लोर, इसका लेंथ क्वेश्चन में कितना दिया था? 15 मीटर्स, बट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे, तो ये कितना होगा? 1500 सेंटीमीटर। वैसे ही ब्रेथ कितना दिया था? 8 मीटर्स, इसको इंटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। हमें क्या करना है? ये जो पूरा फ्लोर है इसको टाइल्स से कवर करना है। अब एक टाइल का मेजरमेंट कितना है? 50/25, और हमारा जो टोटल फ्लोर है उसका मेजरमेंट कितना है? 1500/800। तो नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकालने तो सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का लेंथ कितना है? 1500 इंटू 800। इसको अभी के लिए कैलकुलेट मत करो, इसको वैसे ही रहने दो। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ टाइल्स निकालते हैं। एरिया ऑफ टाइल्स, टाइल्स के डायमेंशंस क्या है? 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा? 50 इंटू 25। अब अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ टाइल्स, देखो एकदम सिंपल सा एक कंसेप्ट है। अगर मान लो ये आपका फ्लोर है, इस पर अगर मुझे ऐसे छोटे छोटे टाइल्स बिठा के इस फ्लोर को कवर करना है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ऐसे कितने टाइल्स ऑक्यूपाई लगेगी, मतलब कितने टाइल्स लगेंगे। तो जितना भी फ्लोर का एरिया है, जितना भी फ्लोर का एरिया है उसको अगर मैं एक टाइल के एरिया से डिवाइड करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। तो हमारा फ्लोर का एरिया कितना था यहाँ पे? 1500 इंटू 800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकालना है तो डिवाइडेड बाय एक टाइल का एरिया करना पड़ेगा। एक टाइल का एरिया कितना है? 50 इंटू 25, 50 इंटू 25। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, 5 इंटू 1 5 इंटू 30, 5 इंटू 5 5 इंटू 6, 5 इंटू 1 5 इंटू 160। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा? 160 इंटू 6, तो 160 इंटू 6 विल गिव यू 960 इज द नंबर ऑफ टाइल्स। तो आपको 960 टाइल्स लगेंगे पूरा फ्लोर कवर करने में। अब आगे क्या देखिए क्वेश्चन में, फर्दर if a carpet is laid on the floor so that a space of 1 meter exists between its edges and the edges of the floor। तो हमने क्या किया है? फ्लोर पे, ये जो हमारा फ्लोर है इसके ऊपर एक कारपेट रख दिया है। कारपेट कैसे रखा है? कारपेट के एज में और फ्लोर के एज में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 1 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, 1 मीटर। देखो क्या बोला है? इफ अ कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर सो दैट स्पेस ऑफ 1 मीटर exists between edges and the edges of the floor, what fraction of the floor is left uncovered। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है? जो भी आपका फ्लोर है उस पर हम लोग एक कारपेट प्लेस करेंगे। अगर मैं इस पर कारपेट ऐसा प्लेस करूँगा इतना पार्ट कवर हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये मेरा कवर्ड है, और इसके बाहर वाला जो पोर्शन है, मान लो ऑरेंज वाला जो पोर्शन है, ऑरेंज वाला पोर्शन, ये आपका अनकवर्ड है। ये आपका अनकवर्ड है क्योंकि यहाँ पे कारपेट नहीं है। और हमने कितने डिस्टेंस पे कारपेट रखा है? हर जगह पे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे छोड़ दिया हमने, बराबर। क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज लेफ्ट अनकवर्ड। तो कितना पार्ट अनकवर्ड ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो पूरा जो फ्लोर है उसका हमने एरिया निकाला था। पूरे फ्लोर का एरिया कितना था? एरिया ऑफ फ्लोर हमारा 1500 इंटू 800 था। इसमें से कितना कवर हुआ है? जितना आपका कारपेट होगा। तो कवर्ड एरिया अगर मुझे निकालना है, कवर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब देखो सिंपल लॉजिक है, ये पूरा
फ्लोर का ये जो पूरा पार्ट है ये 1500 था। 1500 में से 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़ो, 100 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़ो। 1500 में से 100 गया और ये भी 100 गया, तो 1500 में से टोटल 200 गया। तो ये जो बीच का बचा होगा ये कितना होगा 1300। 1500 में से 100 गया 1400, 1400 में से यहाँ का 100 गया तो बचा कितना 1300। तो कारपेट का लेंथ कितना है 1300, तो कारपेट का लेंथ कितना है 1300 इनटू, अब कारपेट के ब्रेड की बात करते हैं। ये जो पूरा फ्लोर है इसका ब्रेड कितना था 800। 800 में से ऊपर 1 मीटर मतलब ऊपर 100 सेंटीमीटर नीचे 100 सेंटीमीटर, तो 800 में से 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 600। तो ये आपका कवर्ड एरिया आ गया और एरिया फ्लोर भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कितना अनकवर्ड ये निकालना था, कितना फ्रैक्शन अनकवर्ड है। तो पहले तो एरिया ऑफ फ्लोर ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1500 इंटू 800 करोगे तो देखो 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 गिव्स यू 120। फिर इसके 2 जीरो लगेंगे और इसके 2 जीरो लगेंगे, तो टोटल यहाँ पे आ गए 4 जीरो। फिर सेम लॉजिक यहाँ पे 13 इंटू 6 विल गिव यू 78। उसके बाद इसके 2 जीरो लगेंगे, इसके 2 जीरो लगेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 जीरो 2 जीरो। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे ये आपका फ्लोर का एरिया है और ये आपका कवर्ड एरिया है। तो फ्लोर के एरिया में से कवर्ड एरिया अगर माइनस करोगे तो आपको अनकवर्ड एरिया मिलेगा। देयरफॉर अनकवर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये कितना है टोटल 12 लाख, तो 12 लाख माइनस ये कितना है 7,80,000, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7,80,000। तो 12 लाख माइनस 7,80,000 ये आ जाएगा 4,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया अनकवर्ड एरिया। हमें अनकवर्ड एरिया का फ्रैक्शन निकालना है। हमें क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज लेफ्ट अनकवर्ड। अनकवर्ड एरिया का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो आपका अनकवर्ड एरिया कितना है 4,20,000 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, मतलब डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है टोटल से। टोटल एरिया कितना है 12 लाख, टोटल फ्लोर का एरिया कितना है 12 लाख। ऊपर के 4 जीरो कैंसिल, नीचे के 4 जीरो कैंसिल, तो ये क्या बचा 42/120। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 6 इंटू 7 6 इंटू 20, तो क्या फ्रैक्शन आएगा 7/20। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।